वेलकम टू द यूपीएससी पॉलिटी हाइब्रिड समरी सीरीज। इस सीरीज में हम यूपीएससी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को शॉर्ट और क्रिस्प तरीके से हाइब्रिड मॉडल में कवर करेंगे। आप इसे बाकी वीडियोस की तरह देख सकते हैं या फिर बिना देखे सिर्फ सुन सकते हैं। यू आर वॉचिंग यूपीएससी सिविल 360। टुडे वी गोइंग टू कवर स्टेट लेजिस्लेचर फ्रॉम द बुक एम लक्ष्मीकांत। इस टॉपिक का समरी नोट्स के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो लेट्स डाइव डीप इनटू द टॉपिक। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो स्टेट लेजिस्लेचर यानी राज्य विधानमंडल, ये राज्यों में कानून बनाने वाली बॉडी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पार्लियामेंट देश के लिए है। संविधान में इसके बारे में क्या बेसिक फ्रेमवर्क दिया गया है? शुरुआत कहाँ से होती है? हाँ बिल्कुल, संविधान का पार्ट वी है, उसमें आर्टिकल्स 168 से 212 तक ये स्पेसिफिकली स्टेट लेजिस्लेचर के ऑर्गेनाइजेशन, कॉम्पोजिशन, ड्यूरेशन, ऑफिसर्स, प्रोसीजर्स, प्रिविलेजेस, इन सब चीजों से डील करते हैं। अच्छा, आर्टिकल 168 से 212। हाँ, आर्टिकल 168 ये कहता है कि हर स्टेट के लिए एक लेजिस्लेचर होगा। इसमें गवर्नर होंगे और साथ में लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा, और कुछ स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद भी होगी। अच्छा, मतलब ये जरूरी नहीं कि हर स्टेट में दो हाउसेस हों, जैसे पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभाएं। नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं। ज्यादातर स्टेट्स में यूनिकैमरल सिस्टम है। अच्छा, मतलब सिर्फ एक हाउस, लेजिस्लेटिव असेंबली। लेकिन अभी 6 स्टेट्स ऐसे हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटका, जहां बाइकैमरल सिस्टम है, यानी दो हाउसेस। वहां लेजिस्लेटिव असेंबली भी है जिसे लोअर हाउस कहते हैं, और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी जिसे अपर हाउस कहते हैं। और अगर किसी स्टेट को ये दूसरा हाउस मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाना हो या अबॉलिश करना हो, तो उसका क्या प्रोसेस है? क्या स्टेट खुद फैसला ले सकती है? देखिए, प्रोसेस आर्टिकल 169 में दिया है। इनिशिएटिव स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली को लेना होता है। ओके, असेंबली को एक रेजोल्यूशन पास करना होता है, वो भी स्पेशल मेजॉरिटी से। स्पेशल मेजॉरिटी मतलब हाउस की टोटल मेंबरशिप का मेजॉरिटी और साथ ही प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स का 2/3 मेजॉरिटी। ठीक है। जब असेंबली ये रेजोल्यूशन पास कर देती है तब मैटर पार्लियामेंट के पास जाता है, फिर पार्लियामेंट उस पर कानून बनाती है। अच्छा, पार्लियामेंट बनाती है कानून। हाँ, और पार्लियामेंट ये काम सिंपल मेजॉरिटी से कर सकती है, मतलब ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस से। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं माना जाता, आर्टिकल 368 के तहत। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मतलब काउंसिल का होना या ना होना एक तरह से स्टेट की असेंबली और पार्लियामेंट की सहमति पर डिपेंड करता है। ऑप्शनल है राज्यों के लिए। बिल्कुल, ये ऑप्शनल है। कॉम्पोजिशन ऑफ हाउसेस। चलिए, अब इन हाउसेस की बनावट यानी कॉम्पोजिशन पर आते हैं। पहले बात करते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा की, जो हर स्टेट में है। इसके मेंबर्स कैसे चुने जाते हैं और सीट्स कितनी होती हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स वो डायरेक्टली लोगों द्वारा चुने जाते हैं। डायरेक्टली? हाँ, डायरेक्टली ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। मतलब 18 साल या उससे ज्यादा उम्र के जो भी नागरिक हैं वो वोटिंग करते हैं। ठीक है। जहां तक स्ट्रेंथ की बात है, कॉन्स्टिट्यूशन ने एक रेंज दी है। मैक्सिमम 500 मेंबर्स हो सकते हैं और मिनिमम 60 मिनिमम। पर क्या छोटे स्टेट्स के लिए इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं जहां पॉपुलेशन कम है? हाँ बिल्कुल है, जैसे अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और गोवा। यहाँ मिनिमम स्ट्रेंथ 30 रखी गई है। अच्छा, 30। मिजोरम में 40 है और नागालैंड के लिए 60 ही है सोर्स के अनुसार। ओके। एक और बदलाव हुआ है, पहले गवर्नर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से एक मेंबर नॉमिनेट कर सकते थे असेंबली में। हाँ, वो प्रावधान था। लेकिन 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2020 ने इस प्रोविजन को अब खत्म कर दिया है। अच्छा, तो अब एंग्लो इंडियन नॉमिनेशन नहीं होता? नहीं होता। अब इलेक्शंस के लिए स्टेट को टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटा जाता है। कोशिश ये रहती है कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी की पॉपुलेशन और उसको दी गई सीट्स का रेशियो जहां तक हो सके पूरे स्टेट में यूनिफॉर्म रहे। और हर सेंसस के बाद एक डीलिमिटेशन कमीशन बनाई जाती है। पार्लियामेंट इसे ऑथराइज करती है। डीलिमिटेशन कमीशन? हाँ, ये कमीशन कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बाउंड्रीज और सीट्स के नंबर को पॉपुलेशन चेंजेस के हिसाब से रीएडजस्ट करती है। और कॉन्स्टिट्यूशन एससीज और एसटीज के लिए उनकी पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में सीट्स का रिजर्वेशन भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये तो हुई असेंबली की बात जो डायरेक्टली इलेक्टेड है। अब आते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद पर, जो सिर्फ 6 स्टेट्स में है। इसकी कॉम्पोजिशन कैसे तय होती है? ये असेंबली से काफी अलग है शायद। हाँ, काफी अलग है। लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स ज्यादातर इनडायरेक्टली चुने जाते हैं। इनडायरेक्टली? हाँ, और इसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो मिनिमम 40 मेंबर्स होनी चाहिए। मिनिमम 40? और मैक्सिमम स्ट्रेंथ उस स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली की टोटल स्ट्रेंथ का 1/3 हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं। अच्छा, 1/3 ऑफ असेंबली स्ट्रेंथ। ये लिमिट क्यों है? ये अपर लिमिट बेसिकली ये इंश्योर करती है कि असेंबली, जो डायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी है, वो लेजिस्लेटिव अफेयर्स में डोमिनेट करे, काउंसिल सेकेंडरी चेंबर रहे। और काउंसिल की एक्चुअल स्ट्रेंथ कितनी होगी ये पार्लियामेंट तय करती है। ओके, अब इसका इलेक्शन प्रोसेस, ये तो काफी कॉम्प्लेक्स लगता है सुनने में। कौन लोग चुनते हैं काउंसिल के मेंबर्स को? हाँ, इसका प्रोसेस थोड़ा मल्टी लेयर्ड है, आप कह सकती हैं। काउंसिल के कुल मेंबर्स में से आप यूं समझिए 5/6 मेंबर्स इनडायरेक्टली चुने जाते हैं
और बाकी 1/6 मेंबर्स गवर्नर द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। 5/6 elected, 1/6 nominated. ठीक है। हाँ, अब जो 56 इलेक्टेड हैं, उनका ब्रेकडाउन देखिए। करीब 1/3 मेंबर्स को स्टेट की लोकल बॉडीज के मेंबर्स चुनते हैं, जैसे म्यूनिसिपैलिटीज, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स वगैरह। अच्छा, लोकल बॉडीज से। फिर करीब 1/12 मेंबर्स को स्टेट के ग्रेजुएट्स चुनते हैं, पर शर्त यह है कि उन्हें ग्रेजुएट हुए कम से कम 3 साल हो गए हों। ग्रेजुएट्स भी चुनते हैं? इंटरेस्टिंग। हाँ। और करीब 1/12 मेंबर्स को स्टेट के टीचर्स चुनते हैं, वो टीचर्स जिन्हें सेकेंडरी स्कूल या उससे हायर इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाते हुए कम से कम 3 साल हो गए हों। टीचर्स भी, ओके। फिर करीब 1/3 मेंबर्स को लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स यानी एमएलएस चुनते हैं। ये उन लोगों में से चुने जाते हैं जो खुद एमएलएस नहीं है। एमएलएस चुनते हैं 1/3 को। तो ये हो गए इलेक्टेड मेंबर्स, और बचे हुए 1/6 मेंबर्स को गवर्नर नॉमिनेट करते हैं। गवर्नर नॉमिनेट करते हैं 1/6? किन फील्ड से? ये नॉमिनेशन उन लोगों में से होता है जिन्हें लिटरेचर, साइंस, आर्ट, कोऑपरेटिव मूवमेंट्स और सोशल सर्विस में स्पेशल नॉलेज या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो। ठीक है, काफी डाइवर्स रिप्रेजेंटेशन की कोशिश लगती है। हाँ बिल्कुल। और इलेक्शन का तरीका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है। एसटीवी सिस्टम, ये राज्यसभा जैसा? हाँ बिल्कुल, वही सिस्टम है जो राज्यसभा के इलेक्शंस में यूज होता है। तो अगर हम असेंबली और काउंसिल की कंपोजिशन को समराइज करें तो की टेकअवेज क्या है एस्पिरेंट्स के लिए? देखिए, पहला तो ये कि बाइकैमरलिज्म राज्यों के लिए ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं, जैसा आर्टिकल 169 से क्लियर है। दूसरा, असेंबली प्राइमरी हाउस है, डायरेक्टली इलेक्टेड, जनता के प्रति अकाउंटेबल। काउंसिल सेकेंडरी है, इनडायरेक्टली इलेक्टेड और पार्टली नॉमिनेटेड, जिसमें डिफरेंट इंटरेस्ट को रिप्रेजेंटेशन मिलता है। तीसरा, गवर्नर का रोल काउंसिल में नॉमिनेशन और लेजिस्लेचर को समन और डिसॉल्व करने में इंपॉर्टेंट है। चौथा, डिलिमिटेशन प्रोसेस फेयर रिप्रेजेंटेशन इंश्योर करता है। और पांचवा, काउंसिल एक रिवाइजिंग चैम्बर है, पर उसकी पावर्स असेंबली से काफी कम है, जैसा हम आगे देखेंगे। ड्यूरेशन ऑफ हाउसेस। ठीक है, कंपोजिशन समझ आ गई। अब बात करते हैं कि ये हाउसेस कितने समय तक चलते हैं, यानी इनके ड्यूरेशन की। लेजिस्लेटिव असेंबली का टर्म कितना होता है? लेजिस्लेटिव असेंबली का नॉर्मल टर्म 5 साल का होता है। 5 साल। हाँ, ये टर्म उसकी फर्स्ट मीटिंग की डेट से गिना जाता है। 5 साल पूरे होने पर असेंबली ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है, मतलब भंग हो जाती है। ऑटोमेटिकली? हाँ, हालांकि गवर्नर चाहे तो इसे 5 साल से पहले भी डिसॉल्व कर सकते हैं। किन परिस्थितियों में? जैसे अगर रूलिंग पार्टी मेजॉरिटी खो दे, या चीफ मिनिस्टर इस्तीफा दे दें और कोई ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट ना बन पाए, या सीएम खुद डिसोल्यूशन एडवाइस करें। अच्छा। एक और सिचुएशन है, नेशनल इमरजेंसी के दौरान पार्लियामेंट कानून बनाकर असेंबली का टर्म एक बार में 1 साल के लिए बढ़ा सकती है। एक बार में 1 साल? हाँ, कितनी भी बार बढ़ाया जा सकता है, पर इमरजेंसी खत्म होने के 6 महीने बाद ये एक्सटेंशन जारी नहीं रह सकता। 6 महीने के अंदर इलेक्शन कराने होंगे। ठीक है। और लेजिस्लेटिव काउंसिल का ड्यूरेशन, क्या वो भी डिसॉल्व होती है 5 साल में? नहीं, लेजिस्लेटिव काउंसिल डिसॉल्व नहीं होती। ये राज्यसभा की तरह ही एक परमानेंट हाउस है, या कंटिन्यूइंग चैम्बर कह सकते हैं। परमानेंट बॉडी? हाँ, इसे डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। हाँ, जैसा हमने पहले देखा, पार्लियामेंट इसे आर्टिकल 169 के प्रोसेस से अबॉलिश जरूर कर सकती है, मतलब खत्म कर सकती है। अच्छा, अबॉलिश हो सकती है, डिसॉल्व नहीं? बिल्कुल। इसके मेंबर्स का टर्म 6 साल का होता है। 6 साल। असेंबली का 5, काउंसिल का 6। हाँ, और काउंसिल के 1/3 मेंबर्स हर 2 साल में रिटायर होते हैं। हर 2 साल में 1/3 रिटायर होते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए? कौन चुनाव लड़ सकता है? कॉन्स्टिट्यूशन कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स बताता है। पहला, वो व्यक्ति भारत का नागरिक यानी सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। ठीक है। दूसरा, उसे गवर्नर या उनके द्वारा ऑथराइज किए गए किसी व्यक्ति के सामने कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई ओथ या एफर्मेशन लेनी होगी। ये इलेक्शन के बाद होता है। तीसरा, एज रिक्वायरमेंट है। लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए मिनिमम एज 25 इयर्स होनी चाहिए। 25 इयर्स फॉर असेंबली। और लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए मिनिमम एज 30 इयर्स होनी चाहिए। 30 इयर्स फॉर काउंसिल। ओके। चौथा, उसके पास वो दूसरी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए जो पार्लियामेंट ने कानून बनाकर प्रिस्क्राइब की हों। पार्लियामेंट ने, मतलब आरपीए एक्ट? हाँ बिल्कुल। पार्लियामेंट ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 बनाया है। इसमें कुछ और कंडीशंस हैं। जैसे कि? जैसे असेंबली इलेक्शन लड़ने के लिए कैंडिडेट को उस स्टेट की किसी भी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी का इलेक्टर होना जरूरी है। उस स्टेट का इलेक्टर होना चाहिए। हाँ, और काउंसिल के इलेक्शन के लिए अगर इलेक्टेड सीट से लड़ रहा है तो उसे उस स्टेट का इलेक्टर होना चाहिए, और अगर गवर्नर द्वारा नॉमिनेट होना है तो उसे उस स्टेट का रेजिडेंट होना चाहिए। अच्छा, नॉमिनेटेड के लिए रेजिडेंट होना जरूरी है। हाँ, और एक और बात, अगर कोई कैंडिडेट रिजर्व्ड सीट SC/ST से चुनाव लड़ रहा है तो उसे उस स्टेट की SC या ST कम्युनिटी का मेंबर होना चाहिए। सिर्फ इलेक्टर होने से काम नहीं चलेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये तो हुई क्वालिफिकेशंस। अब आते हैं डिस्क्वालिफिकेशंस पर। किन ग्राउंड्स पर किसी मेंबर की सदस्यता जा सकती है? डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड्स कॉन्स्टिट्यूशन में भी दिए गए हैं और RPA 1951 में भी। दोनों में? हाँ, पहले कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड्स देखते हैं। पहला,
अगर सदस्य यूनियन या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट धारण करता है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, हाँ, इसका क्या मतलब है? मतलब कोई ऐसा पद जिससे फाइनेंशियल गेन या बेनिफिट जुड़ा हो। मिनिस्टर्स की पोस्ट या कुछ और पोस्ट्स को लेजिस्लेचर कानून बना के एग्जेम्प्ट कर सकती है। इसका बेसिक आइडिया ये है कि लेजिस्लेटर एग्जीक्यूटिव के इन्फ्लुएंस से फ्री रहे। ठीक है, और दूसरा, अगर कॉम्पिटेंट कोर्ट उसे अनसाउंड माइंड का घोषित कर दे। तीसरा, अगर वो अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट हो, मतलब दिवालिया घोषित हो और ऋण मुक्त न हुआ हो। चौथा, अगर वो भारत का नागरिक ना रहे या स्वेच्छा से किसी फॉरेन स्टेट की सिटीजनशिप ले ले या किसी फॉरेन स्टेट के प्रति अलीजेंस दिखाए। और पांचवा, अगर वो पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए किसी कानून के तहत डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, यानी आरपीए 1951 के तहत। हाँ, आरपीए 1951 में भी कई ग्राउंड्स दिए हैं डिस्क्वालिफिकेशन के। मोटे तौर पर देखें तो अगर वो इलेक्शन ऑफेंसेस या करप्ट प्रैक्टिसेस में दोषी पाया गया हो, अगर उसे किसी अपराध में 2 साल या उससे ज्यादा की सजा हुई हो प्रिवेंटिव डिटेंशन को छोड़कर। 2 साल या ज्यादा की सजा? हाँ, सजा मिलते ही डिस्क्वालिफिकेशन हो जाती है। अगर उसने समय पर इलेक्शन एक्सपेंसेस का ब्यौरा दाखिल ना किया हो, अगर उसका गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, वर्क्स या सर्विसेज में कोई इंटरेस्ट हो, अगर वो किसी गवर्नमेंट ओन कॉर्पोरेशन जिसमें सरकार का 25% या ज्यादा स्टेक है में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट रखता हो एज अ मैनेजिंग एजेंट, मैनेजर और सेक्रेटरी, अगर उसे करप्शन या डिसलॉयल्टी के लिए सरकारी नौकरी से डिसमिस किया गया हो, अगर वो समूहों के बीच दुश्मनी बढ़ाने या ब्राइबरी जैसे अपराधों का दोषी पाया गया हो या सती जैसे सामाजिक अपराधों के लिए सजा मिली हो। काफी लंबी लिस्ट है आरपीए में। अच्छा, अगर किसी मेंबर की डिस्क्वालिफिकेशन का सवाल उठता है इन ग्राउंड्स पर, कॉन्स्टिट्यूशन या आरपीए वाले, तो फाइनल डिसीजन कौन लेता है? कोर्ट लेती है? नहीं, इन ग्राउंड्स पर डिस्क्वालिफिकेशन का फैसला गवर्नर करते हैं। गवर्नर? हाँ, लेकिन गवर्नर को ये फैसला लेने से पहले इलेक्शन कमीशन की ओपिनियन लेनी होती है और इलेक्शन कमीशन की ओपिनियन गवर्नर पर बाइंडिंग होती है। अच्छा, इलेक्शन कमीशन की सलाह पर गवर्नर फैसला करते हैं, ठीक है। हाँ, एक और बहुत चर्चित ग्राउंड है डिस्क्वालिफिकेशन का डिफेक्शन, यानी दल बदल, एंटी डिफेक्शन लॉ। उसके तहत क्या प्रोविजंस हैं? ये 10th शेड्यूल में, राइट? हाँ बिल्कुल, 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके तहत डिस्क्वालिफिकेशन के मुख्य ग्राउंड्स हैं। पहला, अगर कोई मेंबर स्वेच्छा से अपनी पॉलिटिकल पार्टी की मेंबरशिप छोड़ दे जिससे वो चुनकर आया था। पार्टी छोड़ दे तो डिस्क्वालीफाई। दूसरा, अगर वो पार्टी के डायरेक्शन, जिसे विप कहते हैं, उसके खिलाफ जाकर हाउस में वोट करे या वोटिंग से गैर हाजिर रहे। पार्टी वेब ना माने तो? हाँ, और पार्टी ने उसे 15 दिन के अंदर माफ ना किया हो। कंडोन ना किया हो। हाँ। तीसरा, अगर कोई इंडिपेंडेंट मेंबर जो बिना किसी पार्टी के टिकट के जीता है, इलेक्शन जीतने के बाद कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ले। इंडिपेंडेंट मेंबर पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकता? हाँ, और चौथा, अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर नॉमिनेशन के 6 महीने बीत जाने के बाद कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ले। 6 महीने तक कर सकता है, उसके बाद नहीं। अच्छा, नॉमिनेटेड मेंबर के लिए 6 महीने का टाइम है। हाँ, अब डिफेक्शन के आधार पर डिस्क्वालिफिकेशन का फैसला कौन करता है? ये गवर्नर नहीं करते। तो कौन करता है? ये फैसला हाउस के प्रिजाइडिंग ऑफिसर करते हैं, असेंबली में स्पीकर और काउंसिल में चेयरमैन। स्पीकर या चेयरमैन का फैसला क्या ये फाइनल होता है? पहले माना जाता था, पर 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने कियोटा होलोहान वर्सेस जैच टिलुहू केस में कहा कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर का फैसला जुडिशियल रिव्यू के अधीन है, मतलब उसे कोर्ट्स में चैलेंज किया जा सकता है। अच्छा, जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल है, ये इंपॉर्टेंट है। वेकेशन ऑफ सीट्स, ऑथ, सैलरीज। ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड्स हमने देख लिए जी। इसके अलावा और कौन सी सिचुएशंस हैं जब किसी मेंबर की सीट खाली यानी वेकेंट हो जाती हैं? हाँ, और भी कई परिस्थितियां हैं, जैसे डबल मेंबरशिप। एक व्यक्ति एक ही समय में पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों का मेंबर नहीं रह सकता। अगर चुना जाता है तो एक सीट छोड़नी पड़ती है। इसी तरह वो स्टेट लेजिस्लेचर के दोनों हाउसेज, असेंबली और काउंसिल का सदस्य भी एक साथ नहीं रह सकता। रूल्स बने हुए हैं कि कौन सी सीट खाली होगी। ओके, डबल मेंबरशिप नहीं चलेगी। रेजिग्नेशन, मेंबर अपना रेजिग्नेशन प्रिसाइडिंग ऑफिसर, स्पीकर या चेयरमैन को लिखकर दे सकता है। रेजिग्नेशन एक्सेप्ट होते ही सीट खाली हो जाती है। एब्सेंस, अगर कोई मेंबर हाउस की परमिशन के बिना लगातार 60 दिन तक उसकी मीटिंग से एब्सेंट रहता है तो हाउस उसकी सीट वेकेंट डिक्लेयर कर सकता है। 60 दिन लगातार? हाँ, 60 दिन। इसमें वो पीरियड काउंट नहीं होता जब हाउस प्रोरोग या एडजर्न रहता है 4 से ज्यादा कंसेक्यूटिव डेज के लिए। ठीक है। अदर केसेस और भी हैं, जैसे अगर मेंबर डिस्क्वालीफाई हो जाए कॉन्स्टिट्यूशन, आरपीए या डिफेक्शन लॉ के तहत, या कोर्ट उसका इलेक्शन वॉइड डिक्लेयर कर दे, या हाउस खुद उसे एक्सपेल कर दे, या वो व्यक्ति प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट चुन लिया जाए, या किसी स्टेट का गवर्नर अपॉइंट हो जाए। इन सब केसेस में सीट खाली हो जाती है। गॉट इट। अब हर मेंबर को सीट लेने से पहले ओथ या अफर्मेशन लेनी होती है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है? हाँ, ये बहुत जरूरी है।
हर मेंबर को हाउस में अपनी सीट लेने से पहले गवर्नर या उनके द्वारा अपॉइंट किए गए किसी व्यक्ति जैसे प्रो टेम स्पीकर के सामने कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए फॉर्म के अनुसार ओथ या एफर्मेशन लेनी पड़ती है। इसमें क्या होता है? इसमें सदस्य भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखने, भारत की सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी बनाए रखने और अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वहन करने की शपथ लेता है। और अगर ओथ ना ले तो? बिना ओथ लिए सदस्य हाउस की प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, वोट नहीं दे सकता, अगर करता है तो पेनल्टी लगती है, उसे लेजिस्लेटिव प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज भी नहीं मिलती। अच्छा, तो ओथ लेना अनिवार्य है पार्टिसिपेट करने के लिए। बिल्कुल। अब मेंबर्स की सैलरीज और अलाउंसेस कौन तय करता है? क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है? नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा। ये स्टेट लेजिस्लेचर खुद कानून बनाकर तय करती है। हर स्टेट की लेजिस्लेचर अपने मेंबर्स के लिए सैलरीज और अलाउंसेस तय करती है। अच्छा, स्टेट लेजिस्लेचर खुद तय करती है। हाँ, इसी तरह स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन की सैलरीज और अलाउंसेस भी स्टेट लेजिस्लेचर तय करती है। और इनकी सैलरीज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट पर चार्ज होती हैं। चार्ज्ड ऑन कंसोलिडेटेड फंड, इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि इन पर लेजिस्लेचर में वोट नहीं होता। ये नॉन वोटेबल आइटम है बजट का। डिस्कशन हो सकती है पर वोटिंग नहीं। प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स। चलिए अब हाउसेस के प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की बात करते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली में कौन कौन होते हैं? हर लेजिस्लेटिव असेंबली के अपने प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। हाँ, असेंबली अपने मेंबर्स में से ही स्पीकर को चुनती है, आमतौर पर पहली बैठक के बाद, और डिप्टी स्पीकर को भी असेंबली अपने मेंबर्स में से चुनती है। इनका रोल क्या होता है? स्पीकर असेंबली के हेड और प्रिंसिपल स्पोक्स पर्सन होते हैं। उनकी पावर्स और फंक्शंस काफी हद तक लोकसभा स्पीकर जैसे ही हैं। वो हाउस की प्रोसीडिंग्स कंडक्ट करते हैं, डेकोरम मेंटेन करते हैं। स्पीकर की अनुपस्थिति में डिप्टी स्पीकर काम करते हैं। और अगर दोनों ही ना हो तो? स्पीकर एक पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स को भी नॉमिनेट करते हैं असेंबली के मेंबर्स में से। इनमें से कोई भी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों की अनुपस्थिति में हाउस को प्रिजाइड कर सकता है। ठीक है, स्पीकर का रोल तो काफी क्रूशल लगता है। उनका टेन्योर और मेन पावर्स क्या है? हाँ, बिल्कुल क्रूशल है। स्पीकर का पद सामान्यतः असेंबली के जीवन काल तक बना रहता है। हालांकि वो 3 तरीके से पद छोड़ सकते हैं। 1, अगर वो असेंबली के मेंबर ना रहें। 2, डिप्टी स्पीकर को अपना रिजिग्नेशन देकर। 3, या फिर असेंबली उन्हें हटा सकती है। हटाने का प्रोसेस क्या है? असेंबली के तत्कालीन सभी सदस्यों के इफेक्टिव मेजॉरिटी से एक रेजोल्यूशन पास करना होता है। इफेक्टिव मेजॉरिटी मतलब हाउस की टोटल स्ट्रेंथ माइनस वेकेंट सीट्स का मेजॉरिटी। पर ऐसा रेजोल्यूशन लाने से पहले 14 दिन का एडवांस नोटिस देना जरूरी है। 14 दिन का नोटिस, ठीक है। और पावर्स? पावर्स बहुत सी हैं। मुख्य काम हाउस में ऑर्डर और डेकोरम बनाए रखना है। वो हाउस की प्रोसीडिंग्स को रेगुलेट करते हैं। वो कॉन्स्टिट्यूशन, असेंबली के रूल्स ऑफ प्रोसीजर और लेजिस्लेटिव प्रेसिडेंट्स के फाइनल इंटरप्रेटर होते हैं हाउस के अंदर। फाइनल इंटरप्रेटर? हाँ, अगर हाउस में कोरम नहीं है, यानी मिनिमम रिक्वायर्ड मेंबर्स प्रेजेंट नहीं है, तो वो मीटिंग एडजर्न या सस्पेंड कर सकते हैं। वो फर्स्ट इंस्टेंस में वोट नहीं करते, पर अगर किसी मैटर पे टाई हो जाए तो अपना कास्टिंग वोट देते हैं। कास्टिंग वोट इन केस ऑफ अ टाई? हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट पावर है मनी बिल को सर्टिफाई करना। उनका डिसीजन फाइनल होता है कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं। ये तो बहुत क्रूशल है। बिल्कुल। और जैसे हमने देखा, 10th शेड्यूल के तहत डिस्क्वालिफिकेशन का फैसला भी स्पीकर ही करते हैं, सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। वो असेंबली की कमिटीज के चेयरपर्सन्स अपॉइंट करते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज जैसे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, रूल्स कमेटी और जनरल पर्पस कमेटी के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। काफी वाइड पावर्स हैं स्पीकर की। डेप्यूटी स्पीकर का क्या रोल है? डिप्टी स्पीकर का चुनाव भी असेंबली करती है। स्पीकर के चुनाव के बाद जब स्पीकर का पद खाली होता है या स्पीकर हाउस से एब्सेंट होते हैं, तो डिप्टी स्पीकर उनके कर्तव्यों का पालन करते हैं। उन्हें हटाने का प्रोसीजर भी स्पीकर जैसा ही है। ठीक है। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल के प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, वहां कौन होते हैं? लेजिस्लेटिव काउंसिल में चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन होते हैं। चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन? हाँ, काउंसिल इन्हें अपने मेंबर्स में से चुनती है। चेयरमैन भी एक पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन्स को नॉमिनेट करते हैं। मोटे तौर पर चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के फंक्शंस और पावर्स काउंसिल में वैसे ही होते हैं जैसे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के असेंबली में होते हैं। मतलब वही डेकोरम मेंटेन करना, प्रोसीडिंग्स रेगुलेट करना वगैरह? हाँ, वही सब। बस एक बड़ा अंतर है मनी बिल्स के सर्टिफिकेशन को लेकर। वो क्या? मनी बिल को सर्टिफाई करने की फाइनल अथॉरिटी असेंबली स्पीकर के पास होती है, काउंसिल चेयरमैन के पास नहीं। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स। चलिए, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के बाद अब आते हैं लेजिस्लेचर्स की कार्रवाई यानी लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स पर। सेशंस कैसे बुलाए जाते हैं? समनिंग कौन करता है? गवर्नर समय समय पर हर हाउस को सेशन के लिए समन करते हैं, यानी बैठक के लिए बुलाते हैं। गवर्नर? हाँ। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि 2 सेशंस के बीच मैक्सिमम गैप 6 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 6 महीने का गैप मैक्सिमम? हाँ। इसका मतलब है कि स्टेट लेजिस्लेचर को साल में कम से कम 2 बार मिलना जरूरी है। वैसे जनरली साल में 3 सेशंस होते हैं, बजट सेशन फरवरी मई, मॉनसून सेशन जुलाई सितंबर और विंटर सेशन नवंबर दिसंबर। अच्छा, हम अक्सर कुछ टर्म सुनते हैं, एडजॉर्नमेंट, एडजॉर्नमेंट सिने डाई, प्रोरोगेशन, डिसोल्यूशन। इनमें क्या फर्क है? ये अक्सर कंफ्यूज करते हैं। हाँ, ये समझना इंपॉर्टेंट है। ये चारों अलग अलग चीजें हैं। एडजॉर्नमेंट ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर स्पीकर चेयरमैन करते हैं।
इससे हाउस की एक पर्टिकुलर सिटिंग टेम्पररीली सस्पेंड होती है, कुछ मिनटों, घंटों, दिनों या हफ्तों के लिए। इसमें अगली मीटिंग का टाइम बताया जाता है। टेम्पररी सस्पेंशन। एडजॉर्नमेंट सेनेडाई ये भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर ही करते हैं। इसमें हाउस की सिटिंग को अनिश्चितकाल इंडेफिनिटली के लिए टर्मिनेट किया जाता है। मतलब अगली सिटिंग की डेट फिक्स नहीं होती। अनिश्चित काल के लिए। प्रोरोगेशन ये गवर्नर करते हैं। यूजुअली प्रिजाइडिंग ऑफिसर द्वारा हाउस को एडजॉर्न साइन डाई करने के बाद गवर्नर सेशन को प्रोरोग करने का नोटिफिकेशन जारी करते हैं। प्रोरोगेशन से सिर्फ सिटिंग नहीं बल्कि पूरा सेशन ही टर्मिनेट हो जाता है। सेशन का एंड। डिसोल्यूशन ये सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली का होता है, काउंसिल तो परमानेंट है। डिसोल्यूशन से हाउस का कार्यकाल ही समाप्त हो जाता है और नए इलेक्शंस कराने पड़ते हैं। ये गवर्नर करते हैं या तो 5 साल का टर्म पूरा होने पर ऑटोमेटिकली या उससे पहले स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में। तो एडजॉर्नमेंट और प्रोरोगेशन सेशन के दौरान होते हैं। डिसोल्यूशन असेंबली का एंड है। बिल्कुल सही। एडजॉर्नमेंट सिर्फ सिटिंग को अफेक्ट करता है, प्रोरोगेशन सेशन को और डिसोल्यूशन असेंबली के लाइफ को। प्रोरोगेशन के बाद भी पेंडिंग बिल्स लैप्स नहीं होते, पर डिसोल्यूशन से हो जाते हैं। अच्छा, ये बिल्स वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, उस पर आते हैं। पहले ये बताइए कि हाउस की कार्रवाई के लिए मिनिमम कितने मेंबर्स का प्रेजेंट होना जरूरी है? क्वोरम कितना होता है? कोरम का मतलब है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जिनका प्रेजेंस हाउस में बिजनेस ट्रांजैक्ट करने के लिए जरूरी है। स्टेट लेजिस्लेचर के केस में कोरम है 10 मेंबर्स या हाउस की टोटल स्ट्रेंथ का 1/10 इनमें से जो भी ज्यादा हो। 10 या 1/10 whichever is greater। हाँ, इसमें प्रिसाइडिंग ऑफिसर भी शामिल होते हैं। अगर मीटिंग के दौरान कोरम नहीं है तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर की ड्यूटी है कि वो या तो हाउस को एडजॉर्न कर दें या मीटिंग को तब तक सस्पेंड कर दें जब तक कोरम पूरा ना हो जाए। ठीक है, अब आते हैं डिसोल्यूशन के असर पर बिल्स पर। जब असेंबली डिसॉल्व होती है तो पेंडिंग बिल्स का क्या होता है? कौन से बिल्स लैप्स हो जाते हैं और कौन से नहीं? हाँ, ये समझना जरूरी है। देखिए, डिसोल्यूशन का असर पेंडिंग बिल्स पर इस तरह पड़ता है। लैप्स होने वाले बिल्स, लैप्स होने वाले बिल्स। वो बिल जो असेंबली में ओरिजिनेट हुआ और वहीं पेंडिंग है, चाहे वो इंट्रोडक्शन स्टेज पर हो, सिलेक्ट कमेटी के पास हो या पास होने वाला हो, वो लैप्स हो जाएगा। असेंबली में पेंडिंग बिल लैप्स। वो बिल जो काउंसिल में ओरिजिनेट हुआ पर असेंबली में ट्रांसफर कर दिया गया था और असेंबली में पेंडिंग है, वो भी लैप्स हो जाएगा। काउंसिल से आया पर असेंबली में पेंडिंग, वो भी लैप्स। वो बिल जो असेंबली पास कर चुकी है पर काउंसिल में पेंडिंग है, ये भी लैप्स हो जाएगा। असेंबली ने पास कर दिया पर काउंसिल में पेंडिंग, लैप्स। ओके, लैप्स ना होने वाले बिल्स। लैप्स न होने वाले बिल्स वो बिल जो काउंसिल में पेंडिंग है पर असेंबली ने उसे अभी तक पास नहीं किया है, मतलब वो बिल अभी असेंबली तक पहुंचा ही नहीं, वो लैप्स नहीं होगा। अच्छा, जो सिर्फ काउंसिल में है वो बच जाएगा। वो बिल्स जो दोनों हाउसेज पास कर चुके हैं और गवर्नर या प्रेसिडेंट की असेंट के लिए पेंडिंग है, ये लैप्स नहीं होंगे। असेंट मिल सकती है। दोनों हाउसेज से पास, असेंट पेंडिंग, नो लैप्स। वो बिल्स जिन्हें गवर्नर या प्रेसिडेंट ने रिकंसिडरेशन के लिए लौटाया है और डिसोल्यूशन हो गया, ये भी लैप्स नहीं होंगे। नई असेंबली इन्हें रिकंसिडर कर सकती है। रिकंसिडरेशन वाले भी नहीं। ठीक है, ये क्लैरिटी इंपॉर्टेंट थी। हाँ, अब हाउस में वोटिंग का प्रोसीजर क्या है और कार्रवाई की लैंग्वेज क्या होती है? ज्यादातर मामलों में डिसीजंस सिंपल मेजॉरिटी से लिए जाते हैं, मतलब प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स के 50% से ज्यादा का सपोर्ट। सिंपल मेजॉरिटी। हाँ, कुछ स्पेसिफिक केसेस में स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत होती है, जैसे आर्टिकल 169 में काउंसिल बनाने हटाने का रेजोल्यूशन, या इफेक्टिव मेजॉरिटी की जरूरत होती है, जैसे स्पीकर चेयरमैन को हटाने के लिए। प्रिजाइडिंग ऑफिसर, जैसा हमने देखा, नॉर्मली वोट नहीं करते, पर अगर टाई हो जाए तो वो अपना कास्टिंग वोट देते हैं डिसीजन के लिए। ठीक है, और लैंग्वेज क्या हिंदी इंग्लिश कंपलसरी है? आर्टिकल 210 के अनुसार स्टेट लेजिस्लेचर में बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेजेस या हिंदी या इंग्लिश इस्तेमाल हो सकती हैं। अच्छा, स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज भी? हाँ, प्रिजाइडिंग ऑफिसर किसी मेंबर को उसकी मदर टंग में बोलने की परमिशन भी दे सकते हैं अगर वो इन लैंग्वेजेस में खुद को एडिक्वेटली एक्सप्रेस नहीं कर सकता। ये अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी है। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के 15 साल बाद यानी 1965 के बाद स्टेट लेजिस्लेचर कानून बनाकर इंग्लिश को फ्लो लैंग्वेज के रूप में जारी रखने या डिसकंटिन्यू करने का फैसला कर सकती थी। ज्यादातर राज्यों ने इंग्लिश को जारी रखा है हिंदी या अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज के साथ। ठीक है। एक आखिरी सवाल इस सेक्शन में, मिनिस्टर्स और स्टेट के एडवोकेट जनरल के क्या राइट्स होते हैं हाउसेज में? मिनिस्टर्स को स्टेट लेजिस्लेचर के किसी भी हाउस की प्रोसीडिंग्स में बोलने और पार्टिसिपेट करने का अधिकार है। वो कमिटीज में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनके वो मेंबर हैं, भले ही वो उस पर्टिकुलर हाउस के मेंबर ना हो। मतलब काउंसिल का मिनिस्टर असेंबली में बोल सकता है? हाँ, बोल सकता है, पर वोट वो सिर्फ उसी हाउस में कर सकता है जिसका वो मेंबर है। अच्छा, वोट सिर्फ अपने हाउस में? हाँ, इसी तरह एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट को भी दोनों हाउसेज या उनकी जॉइंट सिटिंग अगर हो या किसी कमेटी की प्रोसीडिंग्स में भाग लेने और बोलने का अधिकार है, पर उन्हें वोट करने का अधिकार नहीं होता। एडवोकेट जनरल बोल सकते हैं, वोट नहीं कर सकते। ओके। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, ऑर्डिनरी एंड मनी बिल्स। चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर आते हैं,
कानून बनाने की प्रक्रिया यानी लेजिस्लेटिव प्रोसीजर फॉर बिल्स। पहले ऑर्डिनरी बिल्स, साधारण विधेयक को पास करने का प्रोसेस देखते हैं। ये कहाँ इंट्रोड्यूस हो सकते हैं? असेंबली में या काउंसिल में, अगर काउंसिल है तो। असेंबली या काउंसिल, कहीं भी? हाँ, इसे कोई मिनिस्टर भी इंट्रोड्यूस कर सकता है, तब ये गवर्नमेंट बिल कहलाता है, या कोई प्राइवेट मेंबर भी जो मिनिस्टर नहीं है, तब ये प्राइवेट मेंबर्स बिल कहलाता है। ठीक है। बिल को कानून बनने के लिए दोनों हाउसेस से पास होना होता है, यूनिकैमरल लेजिस्लेचर में सिर्फ असेंबली से। उसके बाद उसे गवर्नर की असेंट के लिए भेजा जाता है। दोनों हाउसेस से पास होना जरूरी है बाइकैमरल में। अगर डिसएग्रीमेंट हो जाए तो मान लीजिए असेंबली ने पास किया, काउंसिल ने नहीं किया। हाँ, बाइकैमरल लेजिस्लेचर में प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है अगर दोनों हाउसेस में अग्रीमेंट ना हो। मान लीजिए बिल असेंबली में ओरिजिनेट हुआ और पास हो गया, फिर वो काउंसिल में गया। अब काउंसिल के पास 4 ऑप्शंस हैं। ए, बिल को वैसे ही पास कर दे जैसा असेंबली ने भेजा था, तो बिल दोनों हाउसेस से पास माना जाएगा। बी, बिल को अमेंडमेंट्स के साथ पास करे और असेंबली को लौटा दे। सी, बिल को रिजेक्ट कर दे। डी, बिल पर 3 महीने तक कोई एक्शन न ले, मतलब पेंडिंग रखे। 3 महीने तक? ओके। अब अगर काउंसिल ऑप्शन बी, सी या डी चुनती है तो डेडलॉक की स्थिति बनती है। बिल वापस असेंबली के पास जाता है। असेंबली काउंसिल के अमेंडमेंट्स मान सकती है या रिजेक्ट कर सकती है, या बिल को ओरिजिनल फॉर्म में या अमेंडमेंट्स के साथ फिर से पास कर सकती है। असेंबली दोबारा पास कर सकती है? हाँ, जब असेंबली बिल को दोबारा पास करके काउंसिल को भेजती है तो काउंसिल के पास फिर से ऑप्शंस होते हैं। काउंसिल उसे पास कर सकती है, या उसे फिर रिजेक्ट कर सकती है, या अमेंडमेंट्स प्रपोज कर सकती है जिन्हें असेंबली ना माने, या इस बार 1 महीने तक कोई एक्शन ना ले। दूसरी बार सिर्फ 1 महीना? हाँ, दूसरी बार सिर्फ 1 महीना। अगर इस सेकेंड पैसेज में काउंसिल बिल को रिजेक्ट करती है या ऐसे अमेंडमेंट्स करती है जो असेंबली को मंजूर नहीं, या 1 महीने में पास नहीं करती, तो बिल उसी फॉर्म में दोनों हाउसेस से पास मान लिया जाता है जिस फॉर्म में असेंबली ने उसे दूसरी बार पास किया था। अच्छा, मतलब अल्टीमेटली असेंबली की ही बात मानी जाती है। हाँ, ऑर्डिनरी बिल्स के मामले में फाइनल पावर लेजिस्लेटिव असेंबली के पास ही है। काउंसिल बिल को सिर्फ डिले कर सकती है, अमेंड या रिजेक्ट करके उसे रोक नहीं सकती परमानेंटली। तो मैक्सिमम कितना डिले कर सकती है काउंसिल? पहली बार में 3 महीने और दूसरी बार में 1 महीना, यानी कुल मिलाकर मैक्सिमम 4 महीने तक डिले कर सकती है। 4 महीने का डिले। और क्या पार्लियामेंट की तरह यहाँ डेडलॉक रिजॉल्व करने के लिए जॉइंट सिटिंग का कोई प्रोविजन है? नहीं, स्टेट लेजिस्लेचर में ऑर्डिनरी बिल्स पर डेडलॉक रिजॉल्व करने के लिए जॉइंट सिटिंग का कोई मैकेनिज्म नहीं है। ये पार्लियामेंट से एक बड़ा डिफरेंस है। असेंबली की सुप्रीमेसी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में। ठीक है, अब आते हैं मनी बिल्स, धन विधेयक पर। इनकी प्रक्रिया तो काफी अलग होगी ऑर्डिनरी बिल से। हाँ, बिल्कुल अलग, और इसमें असेंबली की पावर और भी ज्यादा है। मनी बिल, जो आर्टिकल 199 में डिफाइंड है, टैक्स, बोरोइंग, एक्सपेंडिचर से रिलेटेड मैटर्स, वो सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली में ही इंट्रोड्यूस हो सकता है, काउंसिल में नहीं। ओनली इन असेंबली? हाँ, ओनली इन असेंबली। और इसे इंट्रोड्यूस करने से पहले गवर्नर की प्रायर रिकमेंडेशन जरूरी होते हैं, आर्टिकल 207। गवर्नर की रिकमेंडेशन जरूरी है? हाँ। और कोई? बिल मनी बिल है या नहीं, इस पर फाइनल डिसीजन लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर का होता है। उनके सर्टिफिकेट को कोर्ट में या किसी हाउस में क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। स्पीकर का डिसीजन फाइनल? ओके। असेंबली से पास होने के बाद मनी बिल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाता है। काउंसिल के पास मनी बिल के मामले में बहुत ही लिमिटेड पावर्स हैं, ना के बराबर कह सकते हैं। क्या पावर्स है काउंसिल के पास? काउंसिल मनी बिल को रिजेक्ट नहीं कर सकती, अमेंड नहीं कर सकती। उसे बिल मिलने के 14 दिनों के अंदर उसे असेंबली को लौटाना होता है। वो या तो बिल को बिना रिकमेंडेशंस के पास कर सकती है या कुछ रिकमेंडेशंस दे सकती है। सिर्फ 14 दिन? हाँ, सिर्फ 14 दिन। अगर काउंसिल 14 दिन में बिल नहीं लौटाती तो बिल उसी फॉर्म में दोनों हाउसेस से पास मान लिया जाता है जिस फॉर्म में असेंबली ने उसे पास किया था। अच्छा, 14 दिन में नहीं लौटाया तो ऑटोमेटिकली पास? हाँ, और अगर काउंसिल कुछ रिकमेंडेशंस देती है तो असेंबली की मर्जी है कि वो उन रिकमेंडेशंस को माने या ना माने। अगर मान लेती है तो मॉडिफाइड बिल पास माना जाता है, अगर रिजेक्ट कर देती है तो ओरिजिनल बिल पास माना जाता है। मतलब काउंसिल की रिकमेंडेशंस बाइंडिंग नहीं है? बिल्कुल नहीं। संक्षेप में, मनी बिल्स पर फाइनल अथॉरिटी पूरी तरह से लेजिस्लेटिव असेंबली की है। काउंसिल सिर्फ 14 दिन का डिले कर सकती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेजिस्लेटिव काउंसिल पावर्स इन बिल रिजर्वेशन बाय गवर्नर। तो अगर हम लेजिस्लेटिव काउंसिल की पावर्स को समराइज करें तो ये राज्यसभा के मुकाबले काफी कमजोर है। राज्यसभा तो मनी बिल को छोड़कर बाकी मामलों में काफी पावरफुल है। हाँ, ये कहना बिल्कुल सही होगा। लेजिस्लेटिव काउंसिल की पोजीशन राज्यसभा के बराबर बिल्कुल नहीं है। राज्यसभा के पास ऑर्डिनरी बिल्स, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स पर लगभग इक्वल पावर्स हैं लोकसभा के, पर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास ऐसी पावर्स नहीं है। तो क्या है काउंसिल की मेन पावर्स एंड लिमिटेशंस? देखिए, कुछ एरियाज में काउंसिल की पावर असेंबली के बराबर हैं, पर वो लिमिटेड हैं। जैसे ऑर्डिनरी बिल्स का इंट्रोडक्शन और पैसेज, लेकिन जैसा हमने देखा डिसएग्रीमेंट में असेंबली की चलेगी। गवर्नर द्वारा इशू किए गए ऑर्डिनेंसेस का अप्रूवल
आर्टिकल 2 और 3 दोनों हाउसेस का अप्रूवल चाहिए। मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर काउंसिल से भी हो सकते हैं। हालांकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल असेंबली के प्रति ही होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जैसे स्टेट फाइनेंस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, SPSC की रिपोर्ट्स पर विचार करना। SPSC के जुरिस्डिक्शन को बढ़ाने की पावर पार्लियामेंट को देने के लिए स्टेट लेजिस्लेचर का अप्रूवल लगता है। इसमें काउंसिल भी शामिल है। ये तो हुई इक्वल पावर्स। अनइक्वल कहाँ है? ज्यादातर मामलों में काउंसिल की पोजीशन अनइक्वल या सबऑर्डिनेट है असेंबली के। मनी बिल्स पर प्रैक्टिकली कोई पावर नहीं, सिर्फ 14 दिन का डिले कर सकती है। ऑर्डिनरी बिल्स पर फाइनल से असेंबली का है, काउंसिल मैक्स 4 महीने डिले कर सकती है। जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन नहीं है। बजट यानी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर डिस्कस कर सकती है, पर डिमांड्स फॉर ग्रांट्स पर वोट नहीं कर सकती। ये एक्सक्लूसिव पावर असेंबली की है। ग्रांट्स पे वोटिंग नहीं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कुमरू कॉन्फिडेंस मोशन पास करके हटा नहीं सकती। ये पावर सिर्फ असेंबली के पास है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन और राज्यसभा के रिप्रेजेंटेटिव्स के इलेक्शन में काउंसिल पार्टिसिपेट नहीं करती, सिर्फ असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स में स्टेट लेजिस्लेचर का रोल रैटिफिकेशन तक सीमित है। उसमें भी सिर्फ असेंबली का वोट काउंट होता है। अगर जरूरत हो तो काउंसिल का कोई रोल नहीं है। और सबसे बड़ी बात, काउंसिल का एग्जिस्टेंस ही असेंबली की इच्छा और पार्लियामेंट के अप्रूवल पर निर्भर करता है। असेंबली रेजोल्यूशन पास करके पार्लियामेंट से काउंसिल को अबॉलिश करवा सकती है, आर्टिकल 169। राज्यसभा को अबॉलिश नहीं किया जा सकता। तो ओवरऑल काउंसिल एक डायलेटरी चेंबर है, एडवाइजरी बॉडी है, पर असेंबली जितनी पावरफुल नहीं है। बिल्कुल, मेनली एक रिवाइजिंग बॉडी है जो हेस्टी लेजिस्लेशन को चेक कर सकती है, डीले कर सकती है, पर रोक नहीं सकती। ठीक है। एक आखिरी महत्वपूर्ण पहलू है गवर्नर द्वारा बिल को प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रिजर्व करना। ये आर्टिकल 200 में आता है। ये क्या प्रोसेस है? हाँ, आर्टिकल 200 गवर्नर को ऑप्शंस देता है जब कोई बिल स्टेट लेजिस्लेचर से पास होकर उनके पास असेंट के लिए आता है। गवर्नर असेंट दे सकते हैं, विदहोल्ड कर सकते हैं, बिल मनी बिल नहीं है तो लौटा सकते हैं रिकंसिडरेशन के लिए। और चौथा ऑप्शन है बिल को प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रिजर्व करना। ये कब करते हैं गवर्नर? कुछ केसेस में ये मैंडेटरी है और कुछ में डिस्क्रिशनरी। मैंडेटरी तब है जब बिल ऐसा हो जो स्टेट हाईकोर्ट की पावर्स को डेरोगेट करता हो, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को एंडेंजर करता हो। ऐसा बिल गवर्नर को प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करना ही होगा। हाई कोर्ट से रिलेटेड बिल मैंडेटरी रिजर्व करना है। हाँ, इसके अलावा गवर्नर अपनी डिस्क्रिशन से भी कुछ बिल्स रिजर्व कर सकते हैं। जैसे किन ग्राउंड्स पर? जैसे अगर गवर्नर को लगता है कि बिल कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अल्ट्रा वायर्स है, यानी उसके खिलाफ है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी DSPs के खिलाफ है, देश के लार्जर इंटरेस्ट के खिलाफ है, ग्रेव नेशनल इंपॉर्टेंस का मामला है, आर्टिकल 31A डीलिंग विद कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी से संबंधित है, इन सिचुएशंस में गवर्नर बिल को प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर सकते हैं। और जब बिल प्रेसिडेंट के पास जाता है तब क्या होता है? तब आर्टिकल 201 अप्लाई होता है। प्रेसिडेंट उस बिल पर असेंट दे सकते हैं या असेंट विथहोल्ड कर सकते हैं, या प्रेसिडेंट भी बिल, अगर मनी बिल नहीं है, को स्टेट लेजिस्लेचर को रिकंसिडर करने के लिए डायरेक्ट कर सकते हैं गवर्नर के थ्रू। अच्छा, प्रेसिडेंट भी लौटा सकते हैं? हाँ, स्टेट लेजिस्लेचर को 6 महीने के अंदर उसे रिकंसिडर करके प्रेसिडेंट को वापस भेजना होता है, विद और विदाउट अमेंडमेंट्स। अब यहाँ एक बड़ा डिफरेंस है पार्लियामेंट वाले प्रोसेस से। वो क्या? रिकंसिडर्ड बिल जब प्रेसिडेंट के पास वापस आता है तो प्रेसिडेंट उस पर एसेंट देने के लिए बाउंड नहीं है। वो चाहें तो दोबारा भी एसेंट विथहोल्ड कर सकते हैं, जबकि पार्लियामेंट के केस में प्रेसिडेंट रिकंसिडर्ड बिल पर एसेंट देने के लिए बाउंड होते हैं। अच्छा, स्टेट बिल के मामले में प्रेसिडेंट रिकंसिडर्ड बिल पर भी असेंट रोक सकते हैं। ये तो स्टेट लेजिस्लेचर की पावर पर काफी बड़ा चेक है सेंटर का। हाँ, ये सेंटर स्टेट रिलेशंस का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ये था इंडियन पॉलिटी बाय M लक्ष्मीकांत का समरी ऑडियो बुक। अगर आपको ये फॉर्मेट हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और एस्पिरेंट्स भी बेनिफिट ले सकें। रिमेंबर, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प अदर्स। और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जहां आपको और कई अन्य स्टैंडर्ड बुक्स की ऑडियो समरीज मिलेंगी। हमारी कोशिश है कि आप कहीं भी कभी भी सुनकर अपनी तैयारी जारी रख सकें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। धन्यवाद और जय हिंद।